हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अमित राजपूत। और कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। ठीक है, और पेन और कॉपी को लेकर के तैयार रहें। आज हाई स्कूल के बच्चों को मैं फिजिक्स में पहला पार्ट प्रकाश का गोली दर्पणों पर परावर्तन, ठीक है, इस लेसन में बात करेंगे। और इस लेसन को बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं, बहुत ही सिंपल भाषा में। तो हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश, लाइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जो कि वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है। यह स्वयं नहीं दिखता है, केवल वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है। ठीक है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण करता है, यह चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, तो ये प्रकाश के बारे में आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है। यह स्वयं नहीं दिखता, केवल वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, याद कर ले, बिल्कुल ध्यान से सुने। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जो कि वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है। ठीक है, यह स्वयं नहीं दिखता, केवल वस्तुओं को दिखाने में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और इसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। इसके बाद हम बताएंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो, यहां पर एक समतल है चिकना,
एक तल पर हमने पॉलिश कर दिया है, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश या प्रकाश की किरण किसी चिकने और पॉलिशदार तल पर आपतित हुई तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में परावर्तित हो गई, यानी वापस लौट गई, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं जब कोई प्रकाश या प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है, ठीक है, जब कोई प्रकाश या प्रकाश की किरण किसी चिकने तल व पॉलिशदार तल पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में परावर्तित होकर वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण क्या कहते हैं? आपतित किरण। जो किरण वापस लौटेगी उसे परावर्तित किरण कहेंगे। जिस बिंदु पर ये मिलेंगी उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। इस पर खींचा गया जो लंब होगा वो अभिलंब कहलाएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। आई से इसे डिनोट करते हैं, प्रकट करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बन रहा जिसे परावर्तन कोण कहेंगे। आर से इसे प्रकट करेंगे, ठीक, या प्रदर्शित करेंगे। तो इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं। जब कोई प्रकाश या प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिशदार तल पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। बस ध्यान ये रखना है जो प्रकाश की किरण आपतित होगी उसे हम आएगी तल पर टकराएगी उसे हम आपतित किरण कहेंगे। जो किरण वापस लौटेगी उसे परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। जहां पर ये किरणें आपस में मिलेंगी उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उस पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा जिसे आपतन कोण कहते हैं। आई से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बन रहा जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही किरण नहीं, जहां जितनी किरणें आपतित हो उनका अधिकांश भाग उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो घटना है यही कहलाती है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम चित्र से देखते जाएं ध्यान से, वही नियम हो जाएंगे। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब या खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में
होते हैं। ठीक है, पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम है जो आपतन कोण है वो सदैव, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये परावर्तन के नियम है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की। किसकी? गोलीय दर्पण। क्या होता है गोलीय दर्पण? तो बहुत सिंपल सी बात है, बड़ा साधारण सी बात है कि कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग, ठीक है, जिसके एक ओर पेंट या पॉलिश कर दी जाए, ठीक है, तो वही होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, क्या कहेंगे? कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग, जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग, जिसके एक पृष्ठ पर क्या कर दी जाए? पॉलिश कर दी जाए। ठीक है, तो इस प्रकार जो कटा हुआ भाग होगा वही क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। या सिंपल सी बात में कह दे, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग ही गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जो है आपके सिलेबस में दो प्रकार के हैं। कितने हैं? गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के हैं। नंबर एक, उत्तल दर्पण, और दूसरा है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल, जिसका परावर्तक तल उभरा या उठा हुआ हो। ठीक है, जिसका परावर्तक तल उठा या उभरा हुआ हो। ठीक है, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। देखो कैसे, एक शब्द यहां पर ध्यान रखें कि परावर्तक तल, ये क्या होता है? तो जैसे ही हमने गोलीय दर्पण इस तरीके का बनाया, ठीक है, तो जो दबा या धसा हुआ पार्ट है उस पर यदि हम पॉलिश या पेंट कर दें, लाल पेंटाक्साइड, सिल्वर की परत चढ़ा करके लाल पेंटाक्साइड की पॉलिश कर दी जाती है। ठीक है, तो जो जब हम इसके दबे या धसे भाग पर पॉलिश कर देंगे तो जो भाग पर पॉलिश नहीं होगी, ठीक है, और वह भाग कैसा नजर आएगा? उभरा या उठा हुआ। क्योंकि अंदर वाले भाग पर हमने पॉलिश कर दी, तो उठा हुआ भाग पर पॉलिश नहीं है, और जिस पर पॉलिश नहीं होगी यानी पॉलिश के विपरीत वाला पार्ट ही क्या कहलाता है? परावर्तक तल। परावर्तक तल। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि इस तरीके से बनाएं,
ऐसे भी बनाएं तब भी बस ये ध्यान रखें कि जब भी उत्तल दर्पण का जिक्र हो तो उसके दबे या धसे वाले पार्ट पर हम पॉलिश करें। ठीक है, तो इसका ये जो तल है यही क्या कहलाएगा, परावर्तक तल। और ये जो परावर्तक तल है वो कैसे है, उभरे हैं, उठे हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिसका परावर्तक तल दबा या धसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। कैसे, अब यहां पर जैसे ही हम मिरर को बनाएं तो गोली दर्पण को बनाएं, वैसे ही उसके उभरे हुए भाग पर हम पॉलिश कर दें तो इसका परावर्तक तल ये हो जाएगा और ये कैसा है, दबा या धसा। ठीक है, यदि हम इस तरीके से बनाएं तो फिर इसके उभरा हुआ भाग ये है, इस पर हम पॉलिश पेंट कर दें तो इसका परावर्तक तल ये होगा और ये कैसा है, परावर्तक तल दबा या धसा। तो इस तरीके से यह है कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो गोली दर्पण कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे और किसकी, ध्यान रखें, इसके बाद हम बात करने वाले हैं, एक चीज और ध्यान रखें कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण क्या होता है, कोई पूछ दे कि समतल दर्पण क्या होता है, तो कांच की एक समतल प्लेट, कांच की एक समतल प्लेट पर एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तो उसका जो परावर्तक तल होगा वो समतल होगा, प्लेन होगा, तो ऐसी प्लेट को हम समतल दर्पण कहेंगे। बात समझ में आई, यानी एक कैसी, समतल प्लेट जिसके एक और पॉलिश कर दी जाए तो इस तरीके से प्राप्त दर्पण जो होगा वो समतल दर्पण होगा। तो समतल दर्पण की बात यही समाप्त होती है। बात हम करेंगे गोली दर्पण से रिलेटेड। ठीक है, तो गोली दर्पण से रिलेटेड जो आपने दो तरीके के उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़े हैं, अब इनसे संबंधित कुछ हम परिभाषाओं को देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और बहुत ही लॉजिक तरीके से उनको हम बताएंगे, बिल्कुल क्रम से बताएंगे, सीरियस से बताएंगे। चूंकि साइंस की परिभाषा आप लोग जानते हैं, किसी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान होता है। तो क्रम से हम बताने वाले हैं और क्रम से यदि हम बात करेंगे तो आपको याद करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। और यदि आपको ये चीजें पता हो गई, गोली दर्पण से संबंधित जो कुछ परिभाषाएं हैं, तो आगे के जो लेसन में जो आगे की बातें होंगी वो बहुत ही आसान होने वाली हैं और जो इसके न्यूमेरिकल है वो भी बहुत आसान होने वाले हैं। ठीक है, तो गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे ध्रुव, पोल। किसकी बात करेंगे, ध्रुव यानी पोल की। ठीक है, और यहां पर हम चूंकि दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं तो दर्पण का ध्रुव भी कहेंगे। ठीक है, क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है कि दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, इसे P से प्रकट करते हैं। ठीक है, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, जैसे हम मिरर को ऐसे बनाया।
ठीक है, यहाँ पर हमने पॉलिश कर दी, यहाँ पर इस भाग पर पॉलिश कर दी, तो ये आपका हुआ उत्तल दर्पण और ये हुआ अवतल दर्पण। तो हमने क्या कहा, दर्पण का मध्य बिंदु, मध्य यानी बीच का, मिडिल, बिल्कुल यहाँ पर आधा ऊपर से छोड़ दें, आधा नीचे से, ठीक है। तो यही दर्पण का क्या होगा, ध्रुव होगा। इसे ही हम P से डिनोट करेंगे, ऐसे, ठीक है। लगभग इस जगह ये दर्पण का ध्रुव P होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दर्पण के ध्रुव के बाद वक्रता केंद्र की। किसकी, वक्रता केंद्र की, ठीक है। तो वक्रता केंद्र, तो ये क्या होता है वक्रता केंद्र, ध्यान से सुने। उस कांच के खोखले गोले का केंद्र, उस कांच के खोखले गोले का केंद्र जिससे कि काटकर वह गोलीय दर्पण बनाया गया हो, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से पकड़ करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कैसे। इस तरीके से हमने दो मिरर बना लिए। ये आपका कौन सा उत्तल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। ध्यान रखें, सबसे पहले हमने ध्रुव पढ़ाया दर्पण का, तो मध्य बिंदु ही होता है। जो चीज पढ़ाई जाए उसको पहले बनाएं। ये आपका दर्पण का ध्रुव हो गया। इस कांच के खोखला गोला लगभग इस तरीके से होगा, तो इसका केंद्र ध्रुव के सामने ही रहेगा क्योंकि ये भी मध्य बिंदु है, ठीक है। तो लगभग इस तरीके से गोला कंप्लीट होगा, तो उसका जो केंद्र है इस तरीके से, ठीक है। यही इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। ऐसे ये गोला लगभग कंप्लीट होगा जाके, तो इसका वक्रता केंद्र यहां पर। यानी आइडिया से हम बिल्कुल एग्जैक्टली सही तरीके से बनाएंगे, यानी मन में अपने गोले को कंप्लीट कर लेंगे कि लगभग यहाँ होगा, सही से बनाएंगे, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखें, है ना। और ना यदि बना पाए तो देख लिया करो गोला किस तरीके से कंप्लीट, उसी गोले का केंद्र ही उसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद जब वक्रता केंद्र पता चल जाएगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र पता चल गए, तो तीसरी नंबर पर हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की। किसकी, वक्रता त्रिज्या। तो ये देखो क्या होती है वक्रता त्रिज्या। बहुत सिंपल सी बात है कि दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे स्मॉल r से पकड़ करते हैं, ठीक है। कैसे, इस तरीके से यहाँ पर हमने पेन पॉलिश कर लिया, इसमें इस जगह
तो ये आपका कौन सा, उत्तल दर्पण, और ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या जान लिया। दर्पण का ध्रुव यहां होगा, वक्रता केंद्र लगभग यहां होगा, इसका इस जगह होगा। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होगी वही उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, इस तरीके से। ठीक है, जब वक्रता त्रिज्या पता चल गई तो नेक्स्ट नंबर पर हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या के बाद। देखिए क्या, मुख्य अक्ष, चौथे नंबर पर मुख्य अक्ष, ये क्या होती है, तो ध्यान रखें दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्योंकि ये देखो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, यहाँ पर ध्रुव ये है, वक्रता केंद्र ये है, इनको यदि हम इस तरीके से मिला दें तो यही होगी क्या, मुख्य अक्ष। ऐसे वक्रता केंद्र और ध्रुव को इस तरीके से मुख्य अक्ष। ठीक है, तो बात इतनी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। मुख्य अक्ष क्या होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इन बातों को हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद दर्पण का द्वारक और देख लेते हैं। ठीक है, तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, इसको भी देख लो। दर्पण का द्वारक, तो दर्पण का द्वारक की यदि हम बात करें तो कहेंगे दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे MM' से प्रकट करते हैं। ठीक है, ये परावर्तक तल जो होता है यहाँ पर M, इस तरीके से MM', M'। ठीक है, तो यही इसका दर्पण का द्वारक होता है। तो इन बातों को आप लोग जब बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो हम फिर नेक्स्ट आगे वीडियो में बहुत अच्छी चीज बताएंगे। ठीक है, और वो होगी इनमें प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पहले इतना आप लोग कंप्लीट करें और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पेन और कॉपी के साथ होंगे और नोट जरूर बनाते चलें। ठीक है, और चीज़ों को समझते चलें। ठीक है, ओके बाय, सी यू, फिर मिलेंगे।